नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। हम बात करेंगे पाकिस्तान और पाक परस्त उन आतंकियों की जिनकी नजरें अब कश्मीर पर है। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद आतंकी संगठन बड़े बड़े ख्वाब देखने लगे हैं। ऐसे आतंकी संगठनों के सहारे पाकिस्तान भी कश्मीर पर अपने नापाक एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगा है। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को मुबारकबाद देते हुए संदेश जारी किया है कि अब कश्मीर पर भी फतह हासिल करने की तैयारी की जाएगी। अलकायदा का कहना है कि सीरिया, सोमालिया, यमन, कश्मीर और दुनिया भर में मौजूद इस्लाम की उस धरती को आजाद कराना है जो इस्लाम के दुश्मनों के हाथों में है। वहीं पाकिस्तान ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन पर अपना नापाक कश्मीर एजेंडा जाहिर किया है। पाकिस्तान ने गिलानी को स्वतंत्रता सेनानी और कश्मीरियों की अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला बताया। अब सवाल है कि क्या तालिबान और अलकायदा की दोस्ती भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है। सवाल यह भी है कि कश्मीर को आतंकियों की नजर से आखिर कैसे बचाया जाए। भारत को किस तरह की रणनीति कूटनीतिक अपनानी होगी और जरूरत है। दरअसल तालिबान पर भारत को क्या विश्वास करना चाहिए, इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। जब से अफगानिस्तान पर आतंकिस्तान का कब्जा हुआ है, तब से आतंक के आकाओं को लगने लगा है कि वो किसी भी मुल्क में आतंक की मंडी बना सकते हैं। कश्मीर पर कब्जे के ख्वाब देखने वाले आतंकियों को लगने लगा कि तालिबानियों ने जिस तरह अमेरिका को भागने के लिए मजबूर किया, वैसे कश्मीर में कोहराम मचाकर उस पर कब्जा कर लेंगे। ख्वाब देखने में क्या है? पाकिस्तान सालों से ख्वाब देखता आया है। ऐसा नहीं कि उस समय तालिबान नहीं था, ऐसा नहीं कि उस समय अलकायदा एक्टिव नहीं था, लेकिन भारत की धरती को लहूलुहान करने का सपना देखने वाले आतंकियों को हमारी सेना कब्रिस्तान में भेजना अच्छे से जानती है और आगे भी भेजती रहेगी। आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान को लगता है कि तालिबानी भारत की धरती को लाल करेंगे और भारत हाथ पर हाथ धरे बैठे तालिबानियों का स्वागत करेंगे। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में सिर्फ अपने हित के लिए आई थी और चली भी गई, लेकिन कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, जिस पर नजर गड़ाने वालों को करारा जवाब मिला और मिलता रहेगा। अमेरिका में 9/11 हमले को अंजाम देने वाले अलकायदा ने कश्मीर पर फतह करने का मंसूबा पाला है। अलकायदा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब सीरिया, सोमालिया, यमन, कश्मीर और दुनिया भर में मौजूद इस्लाम की उस धरती को आजाद कराना है जो इस्लाम के दुश्मनों के हाथों में है। वो अल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम के बंधक बने लोगों को आजादी दे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और अमेरिकी सेना के हटने के बाद जम्मू कश्मीर पर खतरा बढ़ा जरूर है। इसे लेकर भारत चौकन्ना है। पाकिस्तानी सेना की मदद के आतंकी भारत में घुसे। 6 नए आतंकी संगठनों ने घुसपैठ की है। पिछले 1 महीने में 25 से 30 आतंकी JNK पहुंचे। ये आतंकी पहले से मौजूद आतंकियों से अलग है। पिछले 1 महीने में हिंसा की घटनाओं में भी इजाफा हुआ। लॉन्च पैड्स पर भी आतंकी गतिविधियां बढ़ी। सेना हर मोर्चे पर आतंकियों को जवाब देने के लिए तैयार है। आतंकी आए हैं लेकिन लौट कर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। वहीं गिलानी के निधन के बाद कश्मीर पर पाकिस्तान का नापाक एजेंडा भी साफ हो गया। गिलानी की मौत से पाकिस्तान सदमे में है और गिलानी को स्वतंत्रता सेनानी बनाने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी गिलानी को कश्मीरियों के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ने वाले बताया, लेकिन गिलानी क्या थे वो सबको पता है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि मिस्टर कुरैशी, आपने वास्तव में इतिहाद के नाम पर निर्दोष कश्मीरियों को कट्टरपंथी बनाने के लिए भारत में काम करने वाली अपनी खुफिया एजेंसी का एक सदस्य खो दिया। कश्मीर को लेकर आतंकी संगठन और पाकिस्तान आजादी के बाद से ही ख्वाब देखते आया है। वो ख्वाब ना पूरे हुए ना होंगे। 5 सालों में नफरत की मंडी चलाने वाले अलगाववादियों पर सरकार ने ऐसे लगाम लगाई कि वो घुटनों के बल चलने के लायक भी नहीं बचा। यही वजह है कि तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन और पाकिस्तान परस्त अलगाववादी गिलानी के करीबी मोहम्मद अशरफ सहरही के निधन के 3 महीने बाद भी इस पद पर किसी को बैठाया नहीं जा सका। 2019 में जमात इस्लामी पर प्रतिबंध से अलगाववादियों की कमर टूटी। टेरर फंडिंग मामले में कई अलगाववादी नेता गिरफ्तार हुए। घाटी में पत्थरबाजों पर भी शिकंजा कसा गया। आर्टिकल 370 के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में जबरदस्त कमी। अब पत्थरबाजों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, विदेश भी नहीं जा सकेंगे पत्थरबाज।
एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों पर नकेल कसी जा रही है, तो दूसरी तरफ विकास के कामों के जरिए जनता का दिल जीतने की कोशिश लगातार हो रही है। जम्मू कश्मीर में अब केंद्रीय मंत्रियों की फौज भी उतरेगी, समाज के अंतिम व्यक्ति को योजनाओं से जोड़ने की पहल करेगी। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को केंद्रीय गृह मंत्रालय से समन्वय का जिम्मा सौंपा गया। जाहिर है दुश्मनों की नजर कश्मीर पर है, सेना की नजर उन दुश्मनों पर है जो कश्मीर को तालिबान बनाने के सपने देख रही है। सवाल है कि कश्मीर के युवाओं में नफरत के बीच होने वाले गिलानी की मौत के बाद घाटी से आतंकवाद खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकतंत्र में आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ गिरधारी लाल रैना जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी कश्मीर के। बहुत स्वागत है सर आपका। अजय उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। कामरान साकी जी इस वक्त हमारे साथ है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी हमारे साथ है, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी आपसे है। सर, इसे किस तरह से लिया जाए? आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को मुबारकबाद देते हुए संदेश जारी किया है कि अब कश्मीर पर भी फतेह हासिल करने की कोशिश की जाएगी या तैयारी है। इसे किस तरह से देखें? एक तरफ दोस्ती का हाथ और दूसरी तरफ तालिबान की तरफ। क्या अलकायदा का ये संदेश तालिबान की मंशा को भी जाहिर करता है? हाँ, देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब जो तालिबान कह रहा है और करने में बहुत फर्क है। हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि 10 से 15 हजार के करीब आतंकवादी लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के वो आईएसआई ने भेजे थे अफगानिस्तान में, जो कि तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के अफगान फोर्सेस से लड़ रहे थे। और ऐसे में अभी वो फ्री हो गए हैं, जब तालिबान का रूल आ गया है, तो वो हो सकता है लेयर जो M4 और M16 जो वेपन है जो वहां पर छोड़ गया है अमेरिका, उनको लेके भारत की तरफ आएंगे जम्मू कश्मीर में। और ये एक जो वार्निंग है और ये थ्रेट, ये एक रियल थ्रेट है। अगर आप अपना ध्यान ले जाएं 1989-90 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकला था, तो वहां से मुजाहिदीन स्टिंगर मिसाइल लेके भारत के जम्मू और कश्मीर में आए थे, और उस समय से ये मिलिटेंसी और टेररिज्म का दौर स्टार्ट हुआ था। तो ये सच्चाई है कि तालिबान और ये जो आतंकवादी गुट है, इनका आपस में बड़ा गठजोड़ है, और इनका गठजोड़ कराया है पाकिस्तान की आईएसआई और हक्कानी ग्रुप ने। तो इस थ्रेट को हमने बहुत रियल लेके चलना है। आने वाले समय में हमें बहुत चौकन्ना रहना है। और इसके साथ ये इस्लामिक स्टेट खोरासान है, इसके भी हमारे पास स्लीपर सेल हैं बहुत ज्यादा केरला और बाकी सदर्न स्टेट में, वो भी एक सक्रिय हो जाएगा। तो वो एक समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार से तालिबान आया है अभी अफगानिस्तान में, तो ये साउथ एशिया में सभी मिलिटेंट ग्रुप और जो टेररिस्ट संगठने हैं, उनको एक एनर्जाइज हो गए। उनको सबको लगा है कि ये हम उनकी जीत है। तो इसलिए लगता है एक आतंकवाद का और इंस्टेबिलिटी का दौर बढ़ सकता है, और हमें इसके लिए बहुत ख्याल रहना पड़ेगा। और ये समझ रहा पाकिस्तान की उसने एक बहुत बड़ा किला जीत लिया है, उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान को होगी जब अफगानिस्तान के अंदर सिविल वार जैसी सिचुएशन होती है या इंस्टेबिलिटी होती है। क्योंकि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो जो कि टेररिज्म फैला रहा है पाकिस्तान में, वो बोल्ड हो जाएगा। वो 4 से 5 गुना अभी जो है आतंकवादी घटनाएं कराएगा। उसके बाद वो शरिया लॉ लेना चाहता पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान इसके लिए रेडी है? और इसी प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा में जो ट्राइबल हैं, वो भी चाहते हैं कि हमको भी फ्री किया जाए। वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, वो पश्तून है। और इसी प्रकार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो भी अपनी स्ट्रगल तेज कर देगी बलूचिस्तान में, जो उनकी जनरल फ्रीडम स्ट्रगल है। और ऐसे में 15 से 20 लाख के करीब इनके रिफ्यूजी भी आ सकते हैं अफगानिस्तान में। तो और जो पाकिस्तान सोच रहा है कि ये इंस्टेबिलिटी का दौर भारत की तरफ करेगा और आतंकवादियों को पंप कर देगा भारत की तरफ, उसको समझना चाहिए कि आने वाले समय में उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और तालिबान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को तालिबान की जरूरत है। इसलिए बार बार पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, चलिए इसी पे जवाब ले लेते हैं। कामरान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी सिवाच जी कर रहे थे। क्या वाकई ऐसा है पाकिस्तान तालिबान के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहता है और कश्मीर पर कहीं ना कहीं सीधा अटैक करना चाहता है? ऐसा है क्या?
देखिए, किसी ऐसी बम वाले को, ऐसी ताकत को कभी भी तालिबान में किसी ग्रोह की जो है वो ये चीजें होचे कंडे कमजोर ममालिक इस्तेमाल करते हैं कि वहां पे प्रॉक्सी वार करवाएं, लोगों को लड़वाएं। हमारे से आपको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हम तो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आपको असल खतरा तालिबान या अलकायदा से नहीं है, उन कश्मीरियों के रद्द अमल से है जिनके ऊपर आप जुल्म सितम कर रहे हैं। उन लोगों से है जिसकी मैयत से भी आज आप डर रहे हैं, और लोगों को जनाजे में शरीक ना होने के लिए वहां पे आपने कर्फ्यू लगा रखा है। आप उन चीजों से डरिए, हमसे ना डरिए। तालिबान ने तो खुद कहा बेचारों ने कि ना हम अब किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होंगे और ना ही अपनी जमीन किसी को इस्तेमाल करने देंगे। वो तो पूरी दुनिया की तरफ जो पैगाम असल में हकीकत में इस्लाम का है, वो अमन का पैगाम इस बार देने आए हैं। वो तो अब शूरा के अंदर भी और अपनी हुकूमत के अंदर भी आप देखिएगा, जो अभी तक की इतलात हैं वो उसमें खवातीन को शामिल करना चाह रहे हैं, लोगों को हकूक देना चाह रहे हैं। वो पहले वाले जो तालिबान जो रूस को तोड़ने के लिए अमेरिका ने चंदा इकट्ठा करके बनाए थे, ये वो तालिबान नहीं है। ये लोग अब एक फ्रीडम फाइटर्स इन्हें कह लीजिए, अगर उनके नुक्ता नजर से समझेंगे, अगर अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया की नजर से देखेंगे तो ये आपको दहशतगर्द जरूर नजर आएंगे। तो वो अब आज़ादी के बाद चाहते हैं कि दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखें। और मुझे लगता है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया को भी उनसे मुस्बत उम्मीदें रखनी चाहिए, ताकि वो आपके साथ भी मिलकर जो है वो काम करें। आपने यकीन डेवलपमेंट का काम जो है वहाँ पे अफगानिस्तान में करवाया, अब भी आपके बाज़ाब्ता राब्ते जो है वो उनसे शुरू हो चुके हैं। तो आप ऐसी बात करें कि नहीं कश्मीर में ये कर देंगे, वो कर देंगे, अलकायदा से उनके राब्ते हैं, फलां से राब्ते हैं, ऐसे ही डर डर के अपना खून खुश्क ना कीजिए। अपनी डेवलपमेंट के ऊपर, चीज़ों के ऊपर तवज्जो दीजिए। वहाँ पे जो आपके लोग वहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें निकालने ही, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कुछ चाहिए तो वो कीजिए। जहाँ पे हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, यकीनन पाकिस्तान जो है वो इसके लिए भी तैयार है। ठीक है रैना साहब, सवाल इस बात को लेकर है, गिलानी की मौत क्या अलगाववाद के एक नए मॉडरेट को जन्म देगा और ये कश्मीर के लिए फायदेमंद होगा क्या? गिलानी एक पॉलिटिशियन और एक सेपरेटिस्ट लीडर था, जिसकी इमेज बहुत मेहनत करके पाकिस्तान और उनकी एजेंसीज ने बनाई थी। ग्राउंड में उनका जिस प्रकार का उनका रुतबा बनाया गया था ऐसा था नहीं। अगर उनके आप देखेंगे कि इमेज को छोड़कर जो प्रैक्टिकल में उनका जीवन था वो बहुत कंट्राडिक्टरी और अपने ही उसूल जो वो बताते उनके बिल्कुल शुरू करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के विरोध में थे। बाद में क्योंकि उस पॉलिटिक्स कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में खड़े नहीं उतरे तो अलग बना दिया, और सिर्फ जो की सरकारें थी यहाँ उनकी मेहरबानी के कारण उनकी वैल्यू थी। आपने देखा होगा 2019 के बाद उनको कोई पूछ नहीं रहे थे, वो घर में ही बैठे थे, इसलिए उनमें बहुत ज्यादा ग्राउंड में कोई फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। दूसरा, हुर्रियत पहले से ही डिवाइडेड हाउस है। आप ये देख लीजिए, पहले वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से निकले, तहरीक हुर्रियत बनाई, फिर 2020 में उसने भी इस्तीफा दे दिया, फिर ही साथियों पर करप्शन और मिसकंडक्ट और इंडिसिप्लिन के इल्जाम लगा दे, दोषारोपण कर दिया। इसलिए ग्राउंड में उनका बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है। केवल एक चीज है कि इनकी शेल्फ लाइफ एज नेता बहुत लगभग 5-6 दशकों की थी। अब किसी भी नेता की, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो टेररिस्ट लीडर हो, चाहे कोई जो शेल्फ लाइफ इतनी है ही नहीं, इसलिए अब कोई ऐसा दूसरा इतना लंबा चलने वाला नेता मिलेगा ऐसा नहीं है। और दूसरा, जो लोग जम्मू कश्मीर के हैं, वो जो डेमोक्रेटिक सेटअप कश्मीर में एस्टैब्लिश किया गया, 3 टायर पंचायती राज और इस तरह का, तो उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आप ये देख लीजिए कि जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अभी तक पंचायती इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे, कल वो रिग्रेट कर रहे थे, हाँ मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, हमें अफसोस है हमने पंचायती राज में हिस्सा नहीं लिया। ये लोगों के नीचे जो ग्राउंड से दबाव है, इसलिए ऐसा कोई बहुत ज्यादा अंतर आएगा ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो हम ये इसको भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर कह रहे कि भाई वेस्टर्न पाकिस्तान की तरफ से हमारे यहाँ 1947 अक्टूबर 1947 से ही कॉन्टिन्यूसली थ्रेट रहा है, और उन्होंने कभी कोई नरमी नहीं बरती है। उसने कभी कबाइलों के एड में अपने रूप में अपने फौजियों को भेजा, और हम जब 1990 के दशक में सबसे राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर, ठीक है, गिलानी की मौत के बाद अब अलगाववादियों को लेकर सरकार की नीति में क्या कुछ बदलाव होगा? अगर नहीं या हाँ तो कैसी होगी आगे की नीति? अलगाववादी तो अब है ही नहीं ना कहीं ग्राउंड में। अलगाववादी नेता कौन है अब?
वो सारे तो कंप्रोमाइज, और उनके जो काले चिट्टे हैं वो सामने आए हैं। वो MBBS की सीटें उस पर करप्शन करते हैं, उनका हवाला के मनी फंसे हुए हैं, वो सारा इसलिए ग्राउंड पर कहाँ है। हाँ, कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कोशिश कर रहे हैं कि उस पॉलिटिक्स को फिलअप करने की, कामयाब नहीं होंगे। जी ठीक है। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि कश्मीर में भी अब आतंकवादियों का आना शुरू हो गया है। कई खुफिया एजेंसियों ने ये जानकारी दी है कि कुछ आतंकी अब कश्मीर में छुपे हैं। क्या वाकई आपको लगता है कि ये जो हरकतें हैं ये तालिबान के कहीं ना कहीं वर्चस्व में आने के बाद से और ज्यादा तेज हुई है और पाकिस्तान भी अब फूले नहीं समा रहा? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो शुरुआत चूंकि आपका जिस तरह से पूरी स्टोरी है और गिलानी को लेकर के जिस तरह से पाकिस्तान जो है आज अपना वो दर्द दिखा रहा है, ये अपने आप में भर्त्सनापूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम देश के एक नागरिक होने के नाते हम सब इसकी कहीं न कहीं भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। पाकिस्तान जो अब स्वयं ही फेल होने की स्थिति में है, फेल स्टेट के तौर पे पूरा विश्व जानता है, दूसरे को दिखाने से पहले अपने गिरबान में उसको झांकना चाहिए। जहां तक तालिबान की बात है, निश्चित तौर पे तालिबान की जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह से हक्कानी नेटवर्क ने पूरे तालिबान को पाला, पाकिस्तान ने उसको पाला है, पोसा है और कहीं न कहीं उसको विकसित करने का प्रयास किया है एक नेटवर्क को, और उसी का नतीजा आज अफगानिस्तान में एक दो तरह के ग्रुप वहां भी सरवाइव कर रहे हैं। और ये सरेआम पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने सरेआम, वहां के जो इंटरनल गृह मंत्री जो हैं वो सरेआम इस बात की घोषणा करते हैं कि हमने इनको पाला है, इनको पुष्पित किया है, इनको आगे बढ़ने के लिए, लड़ने के लिए तैयार किया है। तो ये क्या दर्शाता है? पूरी तरह से आतंकवादियों की गिरफ्त में है और एक तरह से पनाहगाह बना हुआ है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में मान लीजिए ना स्वतंत्रता से, पाकिस्तान में मान लीजिए सर, पाकिस्तान में मान लीजिए, देखिए पाकिस्तान से चाहता है कि आप UN की करारदादों को नजरअंदाज न करें, आप आलमी बरादरी का ख्याल रखें। आवाम जो आपकी चाहती है, कश्मीर चाहते हैं, आप वहाँ पे रेफरेंडम करवा दीजिए, देख लीजिए कि वो नहीं तो आप बताएंगे कि किसको स्वतंत्रता सेनानी मानना है और किसको नहीं, राणा साहब। वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो कहेंगे, इनके तो वो एजेंट थे, ये तो उनके बारे में तो बोलेंगे ही, लेकिन कश्मीर के लोग उनको कैसे मानते हैं, कश्मीर के लोग उनको कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं? आपको याद होगा नेहा जी, 2016 में जब किसी व्यक्ति ने स्कूल जलवाए कश्मीर में, अपनी पोती का एग्जाम रोकने से नहीं रुकी, उनको उनका एग्जाम करवा दिया, हड़ताल इस शर्त पर खत्म करवा दी कि उनके एक रिश्तेदार को सरकारी नौकरी मिली। ये व्यक्ति इस प्रकार का एक डुप्लिसिटी, एक करप्ट कैरेक्टर था, लेकिन एक क्रैक की गई थी उसकी इमेज, जो अब लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। आपको मालूम है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की असेंबली में सदस्य भी रहे हैं कई बार, लेकिन उस सदस्यता का जो वो पेंशन ले रहे थे, इसके बारे में इनसे प्रश्न किया गया था, कभी उनके नियम कानून उसके आड़े में ही आई। तो इसमें इस व्यक्ति के बारे में जिस प्रकार जिसके हाथ खून से रंगे हुए, इनोसेंट कश्मीरियों के खून से रंगे हुए, अपने बच्चों को डॉक्टरी पकाते हैं, अपने बच्चों को देश के बाहर भेज देते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे को मरवाते हैं, गरीब के बच्चे के हाथ में पत्थर दे देते हैं। सर सीधा सा हमारा तो ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि बहुत बेहतर काम किया है, लोगों की आवाज बने हैं, तो आप स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दीजिए ना, पाकिस्तान में दे दीजिए, कौन मना कर रहे हैं? हम दे देते हैं, बिल्कुल। हम उन्होंने छोड़ा भी नहीं ना, उन्होंने तो अपने हिसाब से निशाने पाकिस्तान को दिया, हुआ क्या उससे, फर्क क्या किसको पड़ा? वो तो कुछ भी मान ले। ठीक है, ठीक है शिवाज साहब, शिवाज जी, पाकिस्तान का कहना है कि स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाना चाहिए गिलानी को। देखो वो तो बोलेंगे क्योंकि गिलानी एक ISI का पिट्ठू था और उसको पैसे मिलते थे ISI में से। उसकी वेल्थ देखे आप, गिलानी की कितनी वेल्थ है, कैसे जमा करनी उसने वेल्थ। और दूसरी बात, उसने पूरा का पूरा आतंकवाद को जो बढ़ावा दिया है हुर्रियत ने, वो तो सबके सामने है। और ये NIA ने इनको अभी लास्ट 2-3 साल से चौक कर दिया, इनके पास कोई फंड नहीं आने। पहले जो हमारा पैसा आता था ISI का, वो हुर्रियत के पास आता था, और हुर्रियत ये देती थी टेररिस्ट ग्रुप को, लश्कर तौबा, जैश मौदो और हिजबुल मुजाहिदीन। और ये बच्चों को पत्थर फेंकवाने के लिए उनको मोटिवेट करते थे, ब्रेन वॉश करते थे।
तो गिलानी का जो इन्वॉल्वमेंट है इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी और टेररिज्म में भारत के जम्मू और कश्मीर में, वो सबको पता है। पर ये भी सच्चाई है कि लास्ट अभी 2-3 साल पे एनआईए ने जैसे इनके जो हवाला मनी और जो ड्रग का पैसा आता था उसको चोक कर दिया, उसके बाद ये अभी बिल्कुल नकारा हो गए थे। तो अभी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो एक हिस्ट्री है, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर सच्चाई यह है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी। और सुनने में तो यह आया जब सर वो इन्वॉल्वमेंट अब खत्म होती जा रही है तो दिक्कतें हो रही है इन लोगों को, पाकिस्तान को दिक्कतें हो रही है सर। हिंदू पंडित थे, जो हिंदू पंडित गए थे जम्मू और कश्मीर से, उसमें भी उसका कुछ न कुछ बात बताते हैं। उनके साथ उन्हें ठहरा दीजिए, ये मुख्य रूप से आप आजादी दे दीजिए। जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ रहें। सर भारत में सबको आजादी है, सबको आजादी है। आप बताएंगे क्या भारत में कैसे सरकार चलेगी? आप भेज दीजिए ना। कामरान जी अब आप बताएंगे क्या? आजादी लोगों को पढ़ने दे रहे हैं आप, दे दीजिए ना। हम नहीं बताएंगे, वो कश्मीरियां बताएंगे आपको, उनका रद्द-ए-अमल बताएगा आपको। ये आने वाला वक्त बताएगा कि आपने उन लोगों को स्प्रिंग की तरह 70 साल जो दबाया है, अब वो स्ट्रेस बाहर आएगी, वो रद्द-ए-अमल आपको नजर आएगा। नहीं आप बताएंगे कि कैसे सरकार चलेगी, कैसे कश्मीर चलेगा, अब आप बताएंगे क्या? डरे हुए हैं। अमित शाह का वो बयान भी आपको याद होना चाहिए कि अभी तो कश्मीर, आप उसे छोड़ेंगे, दुनिया उसके लिए आपके ऊपर दबाव बनाएगी। अब आपको याद है आप बहाने तलाश करके कभी जमात इस्लामी के ऊपर वहाँ पे पाबंदी लगा रहे हैं। अजय जी सवाल इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख राशिद ने इस बात को स्वीकार किया था कि इस्लामाबाद लंबे समय से तालिबान का संरक्षक रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान लगातार इस बात से इनकार करता है कि हम तो आतंक को पनाह नहीं देते। कैसे देखते हैं इसे? नेहा जी, सबसे आश्चर्यजनक बात है ये उस समय ये बातें हुई है और सरकार का मंत्री यदि ये बात कर रहा है, और जब यूनाइटेड नेशन ने ऑलरेडी तालिबान को और उस सारे हकानी ग्रुप को अभी भी अंतर्राष्ट्रीय जो है आतंकवादी ग्रुप के अंदर ही रखता है, और है भी आतंकवादी। जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां यूनाइटेड नेशन की सर आप बात कर रहे हैं, उस यूनाइटेड नेशन की करारदादों पे तो अमल कीजिए। सरकार होते हुए यदि उनके आंख से पट्टी बंदी हुई है, शिकार है तो आपका मतलब कि आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन ने कहा उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, ये ठीक है। वो कहता है कश्मीर के अंदर वहाँ पे रेफरेंडम करवा दे, वो कहते हैं नहीं यूएन कौन होता है मुदाखलत करने वाला। शांति फैलाना चाहता है, जो मुझे पसंद है मैं उसे अपना लूं, जो नहीं पसंद उसे मैं समझाऊं। भलाई इसी में है कि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे, और शांति कब बनी रहेगी जब इस तरह के गलत लोगों को प्रश्रय न दे, चाहे कोई भी स्टेट एक्टर जो है इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त और भी ओपीएम और अफीम में संलिप्त लोगों के साथ कोई भी बातचीत। ठीक है रैना जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद शिवाजी का रुख करेंगे जी। पाकिस्तान का दोगलापन आप इसी से कहते हैं कि जब आतंकवादियों के बारे में वो कहते हैं कि किस यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, लेकिन कश्मीर के बारे में यूनाइटेड नेशन का ही राग अलापते रहते हैं। ये इनका दोगलापन है, 1947 से लगातार आज तक जारी है। रूलिंग एलीट ऑफ पाकिस्तान वो अपने लोगों को दबा रहे हैं, बलोचियों को दबा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अत्याचार कर रहे हैं, शिया माइनॉरिटीज को खत्म, हिंदुओं की तो बात ही नहीं है, हिंदू और इनकी तो बात ही नहीं है। मानवाधिकारों के हनन की बात की जाती है, लेकिन जो हालात है बलूचिस्तान में उसका जिक्र नहीं किया जाता। क्यों कामरान जी? जी बताइए, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, दोबारा बताइए। मानवाधिकारों के हनन की बात की जाती है, कहा जाता है कि कश्मीर को खुला छोड़ दीजिए, जिस बात का जिक्र आप अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। कश्मीरियत को एक बार स्वतंत्रता दीजिए, उसके बाद देखिए। सर बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसको तो संभाल लीजिए। बलूचिस्तान में तो आपने कुलभूषण जैसे लोगों को वहां पे भेजा है, वहां पे बलोच ग्रुप्स के अंदर उन्हें तकसीम किया है, वो तो रहा उसमें इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया को पता है। वो तो नहीं कहीं अलहदगी की तहरीक चला रहे, वो तो नहीं चाहते कि यहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है। आइए मैं आपको बलूचिस्तान का जिस कोने में कहते हैं मैं आपको विजिट करवाता हूँ, आप देख लीजिए, वहाँ पे मुआयना कीजिए कि लोगों के ऊपर तशद्दुद होता है, वहाँ पे बैलेट गन्स इस्तेमाल होती हैं, वहां पे आर्मी देखिए कितनी डिप्लॉयड है। हमको जीपों के आगे बांध के परेड नहीं करवाते कश्मीरियों को, वहां पे आके लोगों की हालत तो देख लीजिए। अब वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, क्यों प्रदर्शन होते रहते हैं सर, क्यों आवाज लोग उठाते रहते हैं, ये भी समझ लीजिए ना कि वहां के हालात कैसे हैं, क्यों लोग परेशान हैं। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। कहने के ऊपर रॉ एजेंट्स के तौर पे जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो हमने दुनिया के सामने बेनकाब किया है। देखो इसमें समझना पड़ेगा, जो बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं वहां पर हालात बहुत खराब हैं। 15 से 20 हजार के करीब यूथ को गायब कर चुके हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान को नहीं दिखता है, वो पाकिस्तान को नहीं दिखता है शिवाजी।
उसके ऊपर अटैक होते हैं, और चीनी जो है दुनिया देख रही है जो कश्मीर के अंदर जुल्म सितम हो उनके रहा ऊपर है, भी अटैक हो रहा है। तो आप समझ सकते हो आज बलूचिस्तान में लोग समझते हैं। कौन सा चश्मा पहना आपने कामराज जी, कौन सा चश्मा पहना आपने? कहाँ दिख रहा है आपको कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है? कौन सा चश्मा पहना आपने? मैं आपको आपके अपने ही चैनल्स, इंडियन चैनल्स के क्लिप व्हाट्सएप करवा देता हूँ। अभी कहते हैं तो मैं यूट्यूब से आपको स्काइप के आगे कर कौन सा चैनल सर आप देख लेते हैं? पता नहीं कौन कौन सी वीडियो आप देख लेते हैं। आपने बलूचिस्तान की वीडियो देखी होगी कि आप कश्मीर की बताने लगे। आपने बलूचिस्तान की देखी होगी, आपने पाकिस्तान की वीडियोस देखी होगी कि आप भारत की बताने लगे। नजर आएंगे। शिवाज जी अपनी बात पूरी करेंगे, शिवाज जी, फिर मैं आऊंगी आपके पास। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं, और ये यही बलूचिस्तान में नहीं, गिलगिट और बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में कश्मीर में लोग नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ। वहां से आवाज आ रहा है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे पाकिस्तान की वर्दी है। वो लोग भारत में मिलना चाहते हैं क्योंकि वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और ना बिजली, ना पानी, ना सड़क। उनका जो मुकाबला करते हैं भारत के जो जम्मू और कश्मीर, वो कहां से कहां पहुंच गया है, वो कम से कम 50-100 साल उनसे आगे है। आज वही लोग चाहते हैं कि वो भारत में मिले, तो वहां तो अभी बहुत ज्यादा वो शांति सर देखी नहीं जा रही ना, वो पाकिस्तान से शांति देखी नहीं जा रही सर। तालिबान और पाक समर्थित आतंकियों को जी सर मुझे सिर्फ इतना समझा एक ही काम जानते हैं, आतंकवादियों को भारत की तरफ भेजना और कुछ नहीं, और वो जो भारत की तरफ आता है वो 3 महीने का तुम पर पहुंच जाता है। तो ये सच्चाई है, इनको समझना पड़ेगा। अगर ये दूसरे के घर में आग लगाएंगे तो एक दिन आग इनके लगेगी। अभी इनको पता चलेगा तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस प्रकार से बोल्ड होगा पाकिस्तान में, जो टेररिज्म की एक्टिविटी वहां बढ़ेंगी, तो इस तब पता चलेगा इनको कि ये जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट की है इन्होंने अफगानिस्तान में, उसका फल तब मिलेगा। सच्चाई ये है कि आज पाकिस्तान टूटने के कगार में है। फाइनेंशियली $122 बिलियन का इनके ऊपर कर्जा है, इनका इन्फ्लेशन रेट 27% है, वहां पर जो पेट्रोल डीजल खाने का सामान है नहीं, तो ये किसको प्रेरणा दे रहे? क्या ये अफगानिस्तान को देंगे? तो अफगानिस्तान इसीलिए तालिबान इनसे कोई नहीं मानेगा, क्योंकि तालिबान को पता है अगर उन्होंने सरवाइव करना है तो पाकिस्तान के क्लचेस से बाहर निकलना है। और ये पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा, वो हक्कानी ग्रुप को पुश कर रहा है कि आप बताएं कि भारत के अंदर जो है जम्मू और कश्मीर, उसमें भी मदद करेगा तालिबान। तालिबान का कोई मतलब नहीं है, भारत का जो जम्मू और कश्मीर है उसमें कोई नहीं कर सकता। भारत का जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर टेररिज्म ग्रिड है वो बहुत पुख्ता है। ट्राई करता रहे पाकिस्तान, जो वहां से आतंकवादी कोशिश करेंगे उनको लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही मार गिराया जाएगा। मगर अभी सिचुएशन उल्टी है। गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आवाज आ रही है कि वो चाहते हैं भारत में मिलना, क्योंकि उनको सेकंड क्लास सिटीजन। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गिलगिट बाल्टिस्तान से गई है वो एक्सप्लॉइट कर रही है इनके रिसोर्सेज, वहाँ के इंजीनियर टेक्नीशियन जो चाइनीज आए हैं, तो लोग नहीं रहना चाहते अभी पाकिस्तान में। और ऐसी हालात है, चाहे वो बलूचिस्तान में है चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान में, जो आपके अपने अब सही ट्रैक पर जनता आई है कश्मीर की, लेकिन इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा, पाकिस्तान देख नहीं पा रहा है। पत्थरबाजी से लोगों को निजात मिली है लेकिन पाकिस्तान देख नहीं पा रहा है। अब रोजगार की तरफ लोग भाग रहे हैं लेकिन पाकिस्तान देख नहीं पा रहा है कि आखिर किस तरह यहाँ पर कश्मीर में बेहतर स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। अजय जी, मेरा आपसे सवाल है कि सर, सवाल इस बात को लेकर है कि अलगाववादी पर सख्त नीति का आप लोग हमेशा विरोध करते रहे हैं, जो केंद्र की तरफ से जो सख्त नीति है, लेकिन क्या वाकई अब आपको लगता है कि अब सही वक्त है कुछ नीति में बदलाव करना चाहिए? नहीं नेहा जी, कभी भी जो अलगाववादी वहाँ पे प्रवृत्ति थी उसका हमने कभी विरोध नहीं किया, गलत सख्त नीति किया है। नहीं, हमने हमेशा सख्त नीति का भी प्रयास किया है, लेकिन इंटरनल लेवल पे हम चाहते हैं कि एक डायलॉग आपस में रहे, और हमारे जो प्रो डेमोक्रेटिक हमारे जो लीडर्स हैं, चाहे जो एनसी के लीडर हैं या कांग्रेस के लीडर हैं, अब सबको आप यदि किसी भी स्थिति में एक ही तराजू में तोलेंगे तो ये ठीक नहीं है। दूसरी बात कि जैसे चुनावी प्रक्रिया की बात थी, हम लोगों ने पहले भी, आप 2014 तक तो आपने देखा है कि किस तरह वहाँ आप भी यदि कश्मीर घूमना चाहती तो सब जगह, श्रीनगर सब जगह हम लोग घूम रहे थे। बीच में कुछ भाजपा की अपनी व्यक्तिगत, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक ऐसे मेहमान बैठे हैं, वहाँ पे हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे, और हम चाहते हैं कि कश्मीर की नीति पर एक अलग से आप चर्चा कराएं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज आपकी नीति कश्मीर की नहीं है। जिलानी जो अलगाववादी थे उनको हमने भी अरेस्ट किया था,
और वो जो पाकिस्तान से मिलकर के सुर में सुर मिलाने का प्रयास करते थे, आज वो तथ्य स्थापित हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तान के हुक्मरान और वहाँ के नेतृत्व जो है उनको कहीं न कहीं शहीद मान रहा है। ये समझने की जरूरत है कि किस तरह के लोग अभी भी कश्मीर में रहे, और उन्हीं जो लोग थे, जो जिहादी ग्रुप थे, उन ग्रुप से हम बार बार कहते थे कि इनसे बातचीत कोई भी नहीं होनी चाहिए। और हमारा ये क्लियर स्टैंड था हमारे पार्टी का, और आज भी हमारा वो क्लियर स्टैंड है कि हम जो कश्मीर विरोधी लोग हैं उनसे सख्ती से निपटेंगे, और जो कश्मीरी की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, और जो भारत के साथ एक नई दृष्टिकोण के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और शांति की बात करते हैं, हमारा उनके साथ एक रिश्ता है और वो रिश्ता सदैव कायम रहेगा। मैं पाकिस्तान के हमारे चूंकि एक वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी ये व्यक्तिगत तौर पे भी आग्रह करूंगा। तो क्या इंटरेस्ट है? ये जरूर है कि हमारे दिल जो है वो उन कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं जो सुबह शाम जो है वो आपके जुल्म सितम का शिकार रहते हैं। हम जरूर चाहते हैं कि आप वो हमारे साथ मिलें या आपके साथ रहें या आज़ादी हासिल करें। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि यूएन की करारदादों के मुताबिक जो है इसका पूरा अमन हल हो। मुझे आप इससे पहले मुझसे एक दोस्त ने बात की और उन्होंने कहा कि हमारे मुफाद में है अमन। मैं तो खुद कहता हूँ, और पाकिस्तान की पॉलिसी भी ये है कि अगर अमन होगा इस खित्ते के अंदर, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, इंडिया में हो, कश्मीर में हो, ईरान में हो, इस रीजन के अंदर अगर अमन होगा तो वो हम सब के लिए जो है वो अच्छा है। अपना जो दिफा के लिए करोड़ों रुपया, अरबों डॉलर जो है वो लगा रहे हैं हर साल दोनों ममालिक, यही हम पैसा इस रीजन की डेवलपमेंट के लिए लगाएं। गुर्बत दोनों तरफ है, ये नहीं है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कोई टूटने जा रहा है। मुमकिन है कि आपको कोई अपनी मैशत पे एतमाद नहीं, तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें पूरा एतमाद है। लेकिन उसके बावजूद गुर्बत दोनों तरफ है, चाइल्ड लेबर दोनों तरफ है, भूख दोनों तरफ है, लोगों के मसाइल दोनों तरफ हैं। डेवलपमेंट की सोशल सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे भी बड़ी गुंजाइश है। करने में इतना अंतर क्यों है सर? हम दिफा की बजाय कामरान जी, कथनी और करने में इतना अंतर क्यों है? हम चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो आजाद हो, वो उसकी वो आजाद है, वो भारत का हिस्सा है, रहेगा। हाँ। नहीं, भारत का हिस्सा है ही नहीं। आप धक्के से पड़ोसी के प्लाट पे कब्जा कर लें, आप कहेंगे नहीं मेरा हिस्सा जी, मेरा हिस्सा है, वो आपने रजिस्ट्री नहीं उसकी ले ली, उसकी लगता है चर्चा कर रहे हैं। वो लोग आजाद हैं, मैंने आपको दावत दी है कि आए चाय पीते हैं, आए चाय पीते हैं, आपको बलोचिस्तान भी दिखाते हैं, आपको सिंध भी दिखाते हैं, आपको आजाद कश्मीर भी दिखाते हैं। हमने तो उसका नाम ही आजाद कश्मीर रखा है। हम तो तस्वीरें जो देखते हैं उससे तो लगता है कि बहुत प्रताड़ित है वहाँ की जनता। जो तस्वीरें निकल के सामने आती है वो तो यही बताती है। वो तस्वीरें शायद सेल्फी की मानिद हैं, जिसमें आपको आपके करीब वाला आपका ऑक्युपाइड कश्मीर नजर आता है। आप खुली आंख से देखिए और आइए यहाँ पे, मैं आप लोगों को दावत दे रहा हूँ कि ये चाय भी पीते हैं, आपको कश्मीर भी दिखाते हैं, लोगों से बात करके देखिए कि वो उनके जज्बात क्या है। आएंगे आपके पास भी आएंगे, वहाँ पे हालात देखेंगे। अभी जो तस्वीरें आपके मीडिया के जरिए ही हमें पहुँच रही है, आप ही के चैनल के जरिए पहुँच रही है, हम दूसरे मद्देनजर देखते हैं जो यूएन के ऊपर कश्मीर में डिबेट होती है जिसपे इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, हम तो उसे देख के बता रहे हैं ना। तो ये देख रहे हैं कि साल के करीब जिसकी उम्र है, जस्ते खाकी से आप कितना कर रहे हैं। मीडिया सारा आईएसआई जो करती है काम उसको बंद कराइए, या आतंकवादियों के पीछे छुप करके किसी भी समाज का आईएसआई को बंद है, आईएसआई को वहाँ पे जरूरत नहीं है। जब आईएसआई को टास्क दिया शिवाजी जी सवाल इस बात को लेकर है सर, क्या मोदी सरकार की ठोस नीति और सख्त नीति की वजह से अलगाववादियों का टोटा हो गया है कश्मीर में, और यही वजह है कि हालात बेहतर होते जा रहे हैं? बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, कश्मीर में बहुत अच्छा सिचुएशन है, अभी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये स्थिति शायद पाकिस्तान को नागवार गुजर रही है। तो आज क्यों बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान है, जो हमारे गेस्ट बोल रहे थे पाकिस्तान से कि कश्मीर आजाद होना चाहिए, वो कश्मीर आजाद वो है, वो भारत का हिस्सा है, भारत में मिलना चाहिए, ये है सच्चाई। और आज जम्मू और कश्मीर के अंदर सरकार ने मुझे लगता है संसद में ये अपनी मंशा जाहिर भी कर दी थी कि बहुत जल्द वो कश्मीर भी हमारे पास होगा जिसपे कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने, और ये आने वाले समय में पक्का होगा, क्योंकि वहाँ पर हम ही नहीं लोगों की डिमांड है, वहाँ से लोगों की आवाज आ रही है, वो भारत में मिलना चाहते हैं। तो ये तो सच्चाई है, और इसमें ये देखना पड़ेगा इनको
कि जो भारत का जम्मू कश्मीर है उसके अंदर आप जब डेवलपमेंट होती है, आज इंडस्ट्री वहाँ पर आ गई, टूरिज्म बहुत बढ़ गया है, रिकॉर्ड टाइम पर टूरिज्म है। वहाँ पर जो पंचायत इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ की जो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है। और आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखें कि ये अपनी हुकूमत लाते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पार्टी होती है, अभी पीटीआई है तो पीटीआई ने अपने लोगों को बिठा दिया। तो सच्चाई ये है कि इनको मानना चाहिए, अगर ये टेररिज्म को नहीं छोड़ेंगे तो पाकिस्तान टूट जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो उसको सबसे पहले अपना ये जो आतंकवादी हैं उनको छोड़े। जिस देश के मंत्री ये कह रहे हैं कि 20 सालों से हमने तालिबान को पाला पोसा बड़ा किया, अब तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा ना सर? हाँ बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि उसके बाद ये लोग कहते हैं, या फिर पाकिस्तान की तरफ से कहते हैं हम तो जी पाक साफ है, कैसे मान ले इसे? ये बिल्कुल, ये देखो एक गुड और बैड टेररिज्म का जब तक ये फर्क नहीं छोड़ेंगे कि जो आतंकवादी भारत के अगेंस्ट यूज करते हैं तो उनको तो गुड टेररिस्ट बोलते हैं, और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियां घटना कराता है उसको बैड बोलते हैं। जब तक ये फर्क नहीं छोड़ देंगे पाकिस्तान निकल नहीं पाएगा, और पाकिस्तान अभी टूटने के कगार पे है, और पाकिस्तान अगर टूटेगा तो अपनी गलतियों से टूटेगा। जिस प्रकार से वहाँ पर टेररिज्म बढ़ रहा है, जिस प्रकार से वहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, ये पाकिस्तान की अपनी करनी है। तो ये समझना पड़ेगा पाकिस्तान को, और अभी भी वो टेररिज्म का साथ देता रहेगा तो वो मुझे लगता है अकेला पड़ जाएगा, कोई वर्ल्ड में उससे बात नहीं करेगा, ना उसको कोई लोन देगा, और आने वाले समय में वो फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। रैना साहब, सवाल अब इस बात को लेकर है कि कश्मीर पर निगाहें तो बहुत है, लेकिन अब कश्मीर को बचाए रखने की जरूरत है। कश्मीर को आतंकियों की नजर से कैसे बचाया जाए? देखिए, 1947 से ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नजरें रही है और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको पूरा करने में। लेकिन हमारी सेनाएं, हमारा समाज और हमारा पूरा ये जो यहाँ का तंत्र है वो रेडी है इसके लिए। हमने सबसे वीकेस्ट टाइम देखा था जब 90 के दशक में हम आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से असर थे, तब भी इनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई। दूसरा, इनका दोगलापन अब सारी दुनिया के सामने आ गया है। इनकी डबल गेम इन्होंने सऊदीज के साथ करने की कोशिश की। उन्होंने एकदम अपने पैसे मांगे तो चीन जाकर इनको पैसे लेकर उनको वापस देने पड़े। अब ये स्वतंत्र रहे कहाँ है, सॉवरन कहाँ है? ये तो चीन की एक कॉलोनी बनते जा रहे हैं। अब थोड़े बहुत जो डिपार्टमेंट इनके पास है वो भी कुछ दिनों में चीन के पास चले जाएंगे, इसलिए इनके बस की नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पर हमने सेना को, समाज को और सारे राष्ट्र को इकट्ठे होकर जो भी आतंकी आएंगे उसमें कोई दो राय नहीं, ये पुश करेंगे उनको, उनका मुकाबला कैसे करना है, हर लेवल पर कैसे करना है, इसके लिए हमने अपनी सेना के साथ, अपने देश के नेतृत्व के साथ और सबके साथ मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। और निश्चित रूप से भारत इसको डिफीट करेगा, और इसी तरह से डिफीट करेगा जैसे 1971 में किया था, 1965 में किया था, 1999 में किया था, 1947 में किया। ठीक है उपाध्याय जी, भारत को अब किस तरह की रणनीतिक कूटनीति बनाने की जरूरत आप समझते हैं? देखिए, जिस तरह से तालिबान का अचानक उदय हुआ है और इसमें पाकिस्तान, चाइना और रसा का एक तरह से कहीं न कहीं गठजोड़ है, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारी सिक्योरिटी इम्पेरेटिव किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। निश्चित तौर पे एक चैलेंज हमारे लिए है, और कश्मीर की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह बढ़ा है, और आज आपका भी रिपोर्ट है, आज डिस्कशन का भी एक मुद्दा है, ये बदले हुए परिदृश्य में दक्षिण एशिया में जो परिदृश्य बदलता हुआ दिख रहा है उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट है। इसलिए हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि हमारी सेना इन सारे मुद्दों पर अपने आप में महत्वपूर्ण है, मजबूत है, और वो बहादुरी के साथ सीमा पर लड़ रही है। सरकार को भी इसमें पूरी क्लियर एक नीति अपनानी होगी, रणनीति अपनानी होगी। जिस तरह से अब छुप के बात करने से काम नहीं चलेगा तालिबान से, या तो हम बात करेंगे या नहीं करेंगे का एक एजेंडा हमें रखना होगा। यूएन में क्योंकि हम अध्यक्ष भी हैं तो हमारा एक ड्यूटी बनता है कि यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर भी हम इन मुद्दों को ले जाएं, और स्पष्ट तौर पे करें कि जिस तरह से अफगानिस्तान भी हमारा एक तरह से, तो वहाँ के लोग भी हमारे अपने हैं, वो भी हमारे पुराने पारंपरिक हमारे उनसे संबंध रहे हैं, उनके भी ह्यूमन राइट का सुरक्षा कैसे हो। ह्यूमन राइट की सुरक्षा एक क्षेत्र और एरिया के लिए नहीं है, हमारा एक स्टेटेड पॉलिसी रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्री है मैं,
विश्व में कहीं भी ह्यूमन राइट्स की कोई बातें होती है तो उसमें हमारी एक दृष्टिकोण होनी चाहिए और सरकार पूरी तरह से, मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर आगे बढ़ेगी। और जिस तरह से दोहा और कतर में बात हो रही है वो बात की जरूरत नहीं है, खुलेआम बात होनी चाहिए। दूसरी बात कि हमारे कितने नागरिक अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, इस पे भी स्पष्ट एक नीति बना करके बिल्कुल उस पे भी कहीं ना कहीं काम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है शिवाज जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या तालिबान पर भारत को विश्वास करना चाहिए जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है उसके मुताबिक? देखो इसमें कोई शक नहीं, भारत तालिबान पे पूरा विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि उसके कहने और करने में फर्क है, मगर जो अभी हालात हैं उसके हिसाब से हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट पे चलना है क्योंकि आज हमारी सबसे प्राइमरी एम है कि जो हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको हम कैसे सुरक्षित लाएं। तो इसलिए बातचीत जो कतार में हुई है वो इसी के कारण हुई है कि कोई ना कोई रिलेशनशिप खोले जाए तालिबान के साथ। अगर तालिबान इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाता है और उसको मान्यता दूसरी देश देते हैं फिर हम सोचेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि मान्यता देंगे, मान्यता तभी देंगे जब वो एक प्रकार से करके दिखाएंगे। मगर सच्चाई यह है कि भारत के वहाँ पर बड़े इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में। हमने $3 बिलियन के करीब वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स खोले हुए हैं जिसमें 37 प्रोजेक्ट जो अभी भी चल रहे थे, जिसके अंदर स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, रेलवे ब्रिजेस भी हैं, नॉर्मल ब्रिजेस भी हैं और ऐसे में हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा $1.8 बिलियन हमने चाबार पोर्ट पे खर्च किए हैं। वो पोर्ट है जिससे हम बाईपास करते हुए पाकिस्तान को हम जा सकते हैं अफगानिस्तान, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट और फिर वो कनेक्ट करता है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, जहां हम ईस्टर्न यूरोप में भी जा सकते हैं और रूस में भी। वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर हमारा कोई भी रिलेशन नहीं होता है, जो भी गवर्नमेंट अफगानिस्तान से आती है, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट जो है एक प्रकार मुश्किल में पड़ सकती है और चीन चाहता है कि कहीं गलती से भारत वहां से निकले, ईरान को फोर्स कर रहा है। चलिए सर, मेरे पास माफ कीजिएगा वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। यानी कि साफ तौर पर तालिबान पर पूरी तरह से विश्वास तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फूक फूक का कदम रखने की यहाँ पर जरूरत भारत को है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।